नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के पहले वर्चुअल संस्करण में आप सभी का स्वागत है। यहाँ बैठे सभी श्रोताओं के हम आभारी हैं कि वो इस पुस्तक मेले की इस महत्वपूर्ण गोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस गोष्ठी का विषय है बाल साहित्य, चित्र और संपादन की चुनौतियाँ। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सामने बाल साहित्य के दो शीर्ष व्यक्ति मौजूद हैं जो आमतौर पर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर क्षमा शर्मा, जो लंबे समय तक नंदन पत्रिका की संपादक रहीं, लगभग 38 साल से वो बाल साहित्य के क्षेत्र में हैं। इसके अलावा स्त्री विमर्श पे उनकी कई पुस्तकें हैं और नंदन से सेवानिवृत्त होने के बाद में इन दिनों वो देश के लगभग सभी समाचार पत्रों में नियमित ही सामाजिक सरोकार के विषयों पर लिख रही हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं आज के पार्थसेन गुप्ता। पार्थसेन गुप्ता को बाल साहित्य की पुस्तकों का एक अनूठा चितेरा कहा जाता है। जब शब्दों को जिंदा करके बच्चे के सामने कल्पना को साकार करने की बात की जाती है तो पार्थसेन गुप्ता का कोई विकल्प नजर नहीं आता है। तो डॉक्टर क्षमा शर्मा और पार्थसेन गुप्ता जी का मैं नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा हमारे उर्दू के संपादक डॉक्टर शम्स इकबाल जी से कि वो हमारे अतिथियों का पुस्तक बुके के साथ स्वागत करें। डॉक्टर क्षमा शर्मा जी का मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर शम्स इकबाल जी से पार्थसेन गुप्ता का स्वागत पुस्तक बुके के साथ करने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर शम्स जी। हम लोग इस चर्चा को जो शुरू कर रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चर्चा को आप लोग अवश्य गंभीरता से सुने और इसका जो फीडबैक है नेशनल बुक ट्रस्ट को अवश्य दें। इस बातचीत की शुरुआत में एक 15 साल पुरानी एक ऐसी घटना से करना चाहूँगा। उस समय दिल्ली में बच्चों की किताबों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IBBY हुआ था। दिल्ली के एक होटल में उसका आयोजन था। वहाँ पर कई पुस्तकों की स्टॉल्स भी लगे थे। कनाडा का एक प्रकाशक आया था और उन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्टर वहाँ पे लगा हुआ था। वो पुस्तक पढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए था। और भारत से आने वाले किसी बच्चे को, किसी लेखक को कहता कि आप ये पोस्टर ले जाइए, तो कहता नहीं बहुत सुंदर, धन्यवाद, ले नहीं जाएंगे। अंत में उसने मुझसे पूछा कि आपको दिक्कत क्या है, ये इतना सुंदर पोस्टर लोग ले क्यों नहीं जा रहे हैं। मैंने उसको बताया जो ये पोस्टर है ये क्या है। बोले किताबों का एक बंडल रखा हुआ है और उसके ऊपर पैर रख के बिल्ली खड़ी हुई है। बोला हमारे यहाँ किताबों को पैर नहीं लगाते हैं, इसीलिए कोई इसको अपने घर नहीं ले जाना चाहता है। तो भारत का बाल साहित्य, भारत का चित्र और भारत का जो मनोदशा है वो विश्व के बाल साहित्य से निहायत अलग और शायद हो सकता है हर देश का ही अलग होता है। तो हमारे यहाँ आज जो है बाल साहित्य का चित्रांकन और संपादन एक बड़े महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। और जिस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है उतने ही महत्वपूर्ण लोग आज हमारे बीच में इसमें विमर्श करने के लिए हैं। तो मैं बातचीत की शुरुआत डॉक्टर क्षमा शर्मा जी से करना चाहूँगा। क्षमा जी, आज जो बच्चों की किताबें हैं इनमें कहानी है और बहुत सारा कथेतर साहित्य भी है। और जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कहता है कि जो हमारा पारंपरिक भारतीय ज्ञान है वो हमारी किताबों के जरिए और ज्ञान के जरिए अवश्य आना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये समाज में पहले से जो व्याप्त ज्ञान है वो आज बाल साहित्य में कैसे वैज्ञानिक रूप से उभर के आए, इसके लिए आज आपको कैसी जरूरतें महसूस होती है? मेरे ख्याल में जो बहुत सारी चीज़ें तो पंकज जी पहले से उपलब्ध हैं। बहुत सी हमारे देखिए ना 12 में नागार्जुन, आर्यभट्ट, तमाम जो पुराने वैज्ञानिक हैं या जीवक या इस तरह की तमाम जो हमारे औषधि मूलक ज्ञान है, हमारे पर्यावरण से संबंधित जो ज्ञान है,
वो सब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, और बच्चों के लिए भी लिखी गई है पुस्तकें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो नहीं है जी वो कैसे आए, वो कैसे सरल भाषा में आए, कैसे वो अपने को ऐसे प्रस्तुत करे कि सिर्फ जो जिस भाषा में वो छपा हो उसी भाषा के पाठक नहीं, अन्य भाषा के पाठक भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। इसके अलावा उसमें सभी वे चीज़ें हों जो हमारे समाज में बच्चों की बढ़ोतरी के लिए जरूरी हैं, जैसे कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई जिसको कहना चाहिए गैर बराबरी, किसी भी प्रकार की ऐसी बातें ना हो जो कि एक मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मेरी साड़ी पहनना बहुत अच्छी बात है और पंजाब में लोग मान लीजिए सलवार कुर्ता पहनते हैं, तो जो ड्रेस कोड जिसको हम कहते हैं आज के ज़माने में ये शब्द बहुत प्रचलित है, ये नहीं, एक समान था हर जगह। और हमारा पारंपरिक ज्ञान तो इतना सचमुच रिच है, उसमें मैं जीवक की कहानी में हमेशा सोचती हूँ, तो आपको भी याद होगी कि जीवक जब अपने गुरु से विदा मांगने गए और कहा कि दक्षिणा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि इस इतने बड़े मैदान में एक बूटी लाकर दिखाओ जो काम की ना हो। और जीवक कई दिन तक ढूंढते रहे, उन्हें एक बूटी नहीं मिली और गुरु ने कहा कि तुम्हारी दक्षिणा पूरी हुई। तो ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है और इसे हमें जरूर पुस्तकों के माध्यम से जो कि बच्चे समझ सकें कि हम भी कुछ मतलब ठीक है, पश्चिम से बहुत सारी चीजें आई हैं हमारे यहाँ जो बहुत ही जिनकी उपयोगिता है, लेकिन हमारा ज्ञान भी कोई कम नहीं है। पार्थिका, आपने तो जैसा मुझे मोटा मोटा आंकड़ा याद है, नेशनल बुक ट्रस्ट के अलावा प्रथम रूम टू रीड और यदि दूसरी से बात करें तो आपका सैकड़ा पार हो चुका है बाल साहित्य का, किताबों का, चित्रांकन का। हमारे ये जो श्रोता बैठे हैं सामने से जानना चाहेंगे कि आपको सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सी किताब लगी चित्रांकन करते समय, और उसमें ऐसा क्या था कि आपको लगा नहीं यार ये इसने उसको दुविधा में डाल दिया है। अब आपकी तो किताबें बहुत सुंदर सी हमारे सामने रखी हुई हैं, है ना, तो कुछ बताइए कोई किताब के बारे में, क्योंकि आपने एनबीटी की मुझको लगता है 60-70 किताबें की। देखिए पार्टिकुलरली किसी किताब को तो मुझे याद काम किया कि मुझे याद नहीं है, फिर भी पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई हिंदू मुस्लिम की कहानी हो कि उसमें हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनके सोसाइटी में क्या क्या चीज़ है, से वो पोशाक आशाक हो या मतलब जो कल्चर संस्कृति हो, उसको ध्यान रखना पड़ता है। और वो कई बार ऐसा हुआ कि मैं करने के बाद भी वो मेरे पास वापस आ गया कि नहीं ऐसे नहीं होता है, उनको उनके यो कभी जुड़ा नहीं पाते, उसको चटी में बनाओ ऐसा वगैरह ऐसे सैकड़ों चीज़ होते हैं जो हमें बाद में फिर करेक्शन करने के लिए बैठना पड़ता है। इस तरह पर्टिकुलरली में किसी किताब का भी नाम नहीं है, याद नहीं है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें तो बहुत कॉमन। तो मैंने ध्यान मुझको आपको साझा करूँ कि एक किताब थी मेरी कहानी में, उसमें था कि कहानी चली थी ईद का चांद निकला, और जो चित्रकार था वो बहुत ज़्यादा उस कल्चर से यूज टू नहीं था, उसने क्या ईद के चांद की जगह पूरा पूर्णिमा का चांद सही बात। तो वो एक चुनौती थी, जब उसको बताया कि ईद का चांद तो बिल्कुल बारीक वाला, तो वो एक छोटी सी तार सितारा। क्या बताऊं आपको, मैं ईद का चांद अक्सर सोचती कि ईद के चांद को सुंदर क्यों कहते हैं। पूर्णिमा का चांद सुंदर होता है ना, पूरा थाली जैसा, इतने आसमान में चमक। एक बार मैं वृंदावन जा रही थी, मेरे रिश्तेदार की शादी थी, शाम का वक्त था और बस जा रही थी और मैंने उस दिन ईद का चांद देखा और खेतों के बीच में कहीं मतलब सचमुच जैसे आप बस ऐसे चित्र लिखे हो गए, वो ऐसे एक हल्की गुलाबी सी आभा, कहीं कुछ नीली सी आभा, एक छोटा सा सितारा, इतना अद्भुत दृश्य, इतना वो पूनम का चांद वाकई उसके सामने कुछ नहीं था। खासकर जब जैसे कि आज हमारे सामने चुनौती है कि हम लोग एक किताब जो तैयार करते हैं वो उसकी कोशिश रहती है कि वो कई भाषाओं में जाए। अब जैसे यही शिवू भेड़ किताब थी, ये हुई तैयार अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में आई और मुझे लगता है 4-5 भाषा में आ चुकी है। इसके साथ में जैसे ये किताब भी है, ये कई भाषाओं में आने वाली। तो जब ऐसी किताबों का चित्र बनाना होता है, जैसे कि मालूम पड़ा कि ठीक है कहानी को सामान्य सा फिक्शन चल रहा है जो फैंटेसी है, लेकिन आपको मालूम है कि वो कहानी असम में भी जानी है, तमिलनाडु में भी जानी है, तो उस समय आपके सामने चित्र बनाने का कैसा, आप क्या परिवेश सोचते हैं कि ऐसा क्या कॉमन किया जाए? जो अनकॉमन चीज़ है उसको तो कॉमन करना ही चैलेंज है, कॉमन करना ही चैलेंज है, उसी पर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे
पहले कहा था कि ड्रेसेस पोशाकें जो है ये अलग होती है, जिस उसका जो सीनरी मतलब जो मतलब उसके मकान झोपड़ी हो कुछ भी हो, उसे अलग अलग दो अलग जगह में दो अलग अलग होते हैं। तो हम उसी को कुछ मान लीजिए थोड़ा सा मिक्सर बना के जो लागे कि हाँ ये उधर के भी हो सकता है इधर के भी हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है। तो मुंह में मतलब बोलने से तो मैं डिस्क्रिप्शन मतलब दे नहीं पाऊँगा, डिस्क्राइब करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर कागज़ लेके और पेंसिल लेके मैं जब बैठा हूँ तब ये चैलेंज धीरे धीरे मतलब सॉल्व होते जाता है। यही है। यही चीज़ क्षमा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि कोई एक किताब है आपने या किसी ने और जब उसके संपादन की बात आ रही है और संपादन हमको इस नज़रिए से करना है कि हमें मालूम है कि ये शायद बस्तर की भाषा में भी ट्रांसलेट हो और तमिलनाडु में भी जाए या गुजरात में भी जाए, तो उस समय किस किस्म की चुनाई जाती है? एक तो ये तरीका है कि हम इस किताब को उसी तरीके प्रस्तुत करें कि ये कहानी है राजस्थान की है और हम जानबूझ करके राजस्थान की इसको केंद्रित कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि राजस्थान का ऐसा है, या फिर आप सोचते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिटी को उनकी ओर प्लेस किया? मेरे ख्याल में दोनों बातें ही हो सकती हैं। हाँ ये है कि कहानी अगर किसी और की है तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोग इसमें बहुत वो करते हैं कि मेरी कहानी में तो ये था आपने ये कर दिया और ऐसा चेंज क्यों किया वगैरह। लेकिन एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ, जैसे है ना अपने यहाँ आम का मौसम जो होता है, आम्र मंजरी जो होती है, दक्षिण में अलग मौसम है ना, उसमें आम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा कि ये मार्च का महीना था और आम पर दौर आ रहे थे, एक कहानी में किसी में है, और वो दक्षिण में किसी ने पढ़ा, केरल में कोई पढ़ रहा है, तो मार्च के महीने में वहाँ आम के दौर नहीं आएंगे। तो वो उस तरह की चीज़ें शायद ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी की बात है, बच्चे सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से लिखते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप आम की बात कर रहे हैं, उसके बदले में मार्च का महीना होता है बसंत, बसंत ऋतु का महीना। तो बसंत ऋतु में काफ़ी फूल खिलते हैं चारों तरफ, तो कुछ फूल तो कॉमन होते हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैंने मौसम की बात की है कि मौसम मान लीजिए यहाँ तो मार्च में आम्र मंजरियाँ लग रही हैं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से बहुत प्रभावित है कि आम के बौरा उठे, लेकिन अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो उस मार्च में नहीं है, वो गर्मी के समय में जब यहाँ आम जाने का वक्त हो जाता है तब आपको वहाँ बहुत सारे बौर दिखेंगे। वो तो जैसे ना हिंदी की किसी कहानी में लिखा हो कि साल का पहला चैत्र के महीने में हमने ये किया, और वो कहानी यदि बंगाल या असम में ट्रांसलेट होने जा रही है वहाँ तो पहला महीना चैत्र नहीं है, तो वो संपादन के समय ये चुनौती खड़ी हो जाएगी कि पहला महीना लिखा जाए या बैसाखी लिखा जाए। इसके अलावा कहूँगी कि वैवाहिक जो चीजें हैं, रस्मों रिवाज हैं, कई बार हम बहुत अनजाने ही उनका वर्णन कर देते हैं ना, कि दूल्हा आया जयमाला पड़ गई या वो घोड़े पे सवार हो, बहुत सी जगह घोड़े की कोई नामो निशान नहीं है, घोड़े पे सवार हो जाए, या कि दिन में शादियां होती हैं बहुत सी जगह, तो बहुत सारा है और वो बहुत सारी चीजें आपको नई चीजें जब आप कहीं जाते हैं अपने क्षेत्र जब जो हमारे ये सामने श्रोता बैठे हैं या ऑनलाइन के जरिए जो लोग देखेंगे, और वो लोग यदि लेखक हैं तो वो इस समय अपने लिखते समय ऐसी कौन सी बारीकियों को ख्याल रखें जिससे जब उसका संपादन हो तो उनकी मूल आत्मा भी बची रहे और उनकी रचना भी बची रहे। इसमें मतलब एक एडिटर की हैसियत से तो मुझे जो 2-3 चीज़ें हमेशा परेशान करती थी वो ये थी कि क्या कहना चाहिए, लिमिट है ना, 2 पेज की कहानी 1200 शब्द आपको चाहिए और किसी ने 6000 शब्दों की कहानी भेज दी। और अक्सर कई बार ऐसा हुआ कि बहुत मशहूर लेखक थे, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि 2 पेज में छपनी है कहानी, और वो तो एक लेखक ने कहा जो बहुत बड़ा नाम है कि मुझे लगता है कि मतलब मेरी कहानी की हड्डी पसली निकाल देंगे आप तो क्या करें, रीराइट कर नहीं सकते, रीराइट हम करेंगे तो लेखक की जो अपनी वो है स्वायत्तता है, लेखक की जो स्वतंत्रता है, लेखक का जो बात को कहने का ढंग है वो उसमें फर्क पड़ जाएगा जो लेखकों को पसंद नहीं आता है। तो एक सबसे बड़ी बात तो यही थी, प्लस इसके अलावा डेडलाइन को मेंटेन करना कि मान लीजिए हम कोई विशेषांक निकालें जैसे आप भी निकालते हैं, तो अब 1 हफ्ते बाद जाना है छपने के लिए और अभी 2 दिन ही रह गए हैं और कहानी नहीं आई, क्या करें। तो एडिटिंग एकदम अच्छा। फिर भाषा की समस्या कि भाषा में ये है कि भाई सरलता,
बच्चों के लिए है तो आपके बहुत संस्कृत निष्ठ वो नहीं चाहिए, सहज तो होना हाँ चाहिए। वो तो सहज हो, सेंटेंसेस थोड़े छोटे हों। उसके अलावा ये है कि वो लेटर बाद के दौर में 90 के दशक के बाद इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा बढ़ा, हाँ। अंग्रेजी और इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा बढ़ा, संस्कृत निष्ठ भाषा थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी लोगों को शौक था कुछ तो अच्छा फिर वो वही लोग इसी बात पे आपत्ति करते थे कि आप भाषा का है ना सर्वनाश कर रहे हो, आप भाषा को बिगाड़ रहे हो, आप भाषा की बर्बादी कर रहे हो, जो भी। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कहीं लिख नहीं सकते या जो कहीं दिखाई नहीं, आपको भी एडिटर होने की हैसियत से वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उन उलझनों से आपको हर वक्त दो चार होना पड़ता है, हर वक्त आप परेशान होते हैं। कई बार ऐसा होता था कि लेखक ने बहुत ये सोच के लिखी है कहानी कि वो बहुत अच्छी है, हमें भी पसंद आ गई, लेकिन पाठक उसको एकदम नहीं पसंद। पाठकों ने कहा कि ये क्या है, ये तो कहानी बिल्कुल, इसमें तो ये नहीं था। या कि बहुत से लोग कहीं से रचना, अब एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की एक अपनी सीमा है, उसकी चुनौतियां भी हैं कि वो सब चीज़ें नहीं पढ़ सकता। मैंने नहीं पढ़ी मान लीजिए वो कहानी जो लेखक ने लिखी थी, उन्होंने हमारे यहाँ भेज दी, पहले छपी हुई पहले की कहानी, वो छप गई, दूसरे ने वहाँ का उठा के भेज दिया हमें, ये वहाँ छपी थी और आपने। तो अनेक तरह के चैलेंजेस हैं जो वैसे पता नहीं चलते, जब आप उस पर उतरेंगे तो आएगा नजर की क्या क्या चीज़ें। इसको मैं सोच रहा हूँ बाल साहित्य के संपादन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो चित्रांकन की है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 6000 शब्द की कहानी उसको 2000 करना है। यदि एक किताब में चित्र मजबूत बने हैं तो 2000 शब्दों को करना बहुत सरल है। जैसे कि किसी ने कहानी में एक बगीचे का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि सो पात्र है, चिंकी बगीचे में घूम रही थी, बगीचा हरा था, पेड़ था, फलाना था। लेकिन यदि हम चाहें तो चित्रकार वो जितनी चीजें हैं उसको एक चित्र में बना के लिखते, चिंकी बगीचे में थी, बाकी चीज चित्र ने की। सही बात। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब भी मेरे पास कोई कहानी आता है तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करता हूँ कि लेखक ने जो कहना है तो कह दिया, जो नहीं कहा उसी को मैं उठा के लाता हूँ। जी जी जी। आप किसी भी किताब में लिख लीजिए, वो उसका उल्लेख नहीं है, जी जी। जो चित्र में बना उसका उल्लेख नहीं है, मैं उसी को एम्फसाइज करता हूँ ताकि दोनों मिलकर एक सॉलिड, एक ठोस चीज़ बने। मेरे पे मतलब यही चैलेंज है। और पार्षद हमारे साथ चैलेंज होता है जब आपके चित्र बन के आ जाते हैं ना, उसके बाद एक बार फिर हम पांडुलिपि का संपादन करते हैं, जो चीज चित्र में आगे उस शब्द को हटा दिया जाए। क्योंकि इसकी शिकायत होगी कि चित्र में तो ये दिख रहा है, कहानी में तो कहीं हाँ, कुछ मतलब ऐसे पाठक होते हैं जो चाहते हैं कि फोटोग्राफिक मतलब विजुअल हो, लेकिन दो अलग चीज़ है। तो तब तो पंकज जी तो फोटोग्राफ लेके चिपका देते, झंझरी खत्म होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप जब चित्र बना रहे हैं, जैसे कि आपने इसी किताब को चित्र इस किताब की बातचीत की, तो आपके निगाह में क्या ये ऐसा रहता है कि इस साल के इतना उम्र का बच्चा इसको देख रहा है या जरूर हाँ। तो है ना, आप अपनी नज़र से देखते हैं उस समय कि बच्चे की नज़र से देखता हूँ, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि क्या उसके उपयुक्त हो, कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही रह जाए उनके मन में कि उसे कोई सॉल्व ही ना हो, ऐसा ना हो कि देखते ही उनको पता चले कि ये वही है, ये होना चाहिए। यानी है कि जो आपका चित्र है वो वास्तव में शब्द का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ वर्ड्स है, नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ नो नेवर, ये कभी नहीं किया। संदेश भी एक तरह का संदेश भी है। हाँ, क्योंकि वो मैंने कभी किसी भी चित्र उठाइए और टेक्स्ट ले लीजिए, मैं कभी नहीं करता हूँ कि वही देखता हूँ कि जो चीज़ वहाँ लिखी नहीं है उसी को एम्फसाइज करना, ये दोनों मिलके एक ठोस चीज़ बने। एक बात और पंकज जी, आप कहें तो मैं कहना चाहती हूँ कि समय के साथ साथ कुछ चीज़ें बदलती भी रहती हैं, जिसको 360 डिग्री घूम जाना कहते हैं ना, वो भी होती हैं। जैसे कि 40 साल पहले जब मैं लंदन में आई थी, कुछ इससे ज़्यादा समय हुआ, 77 में ज्वाइन किया था मैंने, तो तब ये था कि 70% कंटेंट, कथानक 70% और चित्र 30%। ठीक है ना, कि भाई बच्चे चित्र देखते हैं लेकिन कहानी में ज़्यादा दिलचस्पी है। फिर 90 के बाद एक ऐसा दौर आया जो कहने लगा कि नहीं, चित्र अपने आप में ही एक कहानी होती है, चित्र अपने आप में ही एक रचना है। तो इसलिए 70% चित्र, 70% चित्र, 30% कथानक। उसके बाद अब फिर से वो दौर आ गया जो कहता है कि नहीं, कथानक ज़्यादा चाहिए,
चित्र का। तो चीजें बदलते समय के ये साथ बहुत क्या कि बदलती ये हैं। जो बदलने का है, जो मुझे लगता है कि ये मार्केटिंग का जो हाँ। प्लानिंग है ना, जी। कि वो जब सर्वे करते हैं कि किस एज ग्रुप का आदमी ज़्यादा मैगजीन खरीद रहा है, क्योंकि जो यदि शिशु या 8-10 साल तक के बच्चों की उसके लिए लगता है कि चित्र मैगजीन ज़्यादा खरीद रहे ज़्यादा हैं, होंगे, तो वो उसमें फिर इलस्ट्रेशन विजुअल के ऊपर ज़्यादा जोर मार्केटिंग वाला आके कहते हैं नहीं, हमारा कंटेंट जो है वो 12 साल से ऊपर का बच्चा खरीद रहा है, तो फिर उसको ठोस सामग्री, उसके अंदर फैंटेसी, उसके अंदर रियलिस्टिक घटनाएं, ये सब ज़्यादा डालने लगे। मैं एक NGO के लिए काम करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, रूम टू रीड। आपने तो देखा होगा, रूम टू रीड में क्या होता है, उसी बच्चे को, जो बच्चे कभी किताब पढ़े नहीं, हाथ में कभी किताब आता ही नहीं है, तो उसी किताब को क्या जाए, जो कंटेंट है उसे समझाने के लिए जस्ट एक एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं और बाकी उसी को चित्रांकन करना पड़ता है। और वो किताब बच्चों को देखकर लगे कि उसको भी अंदर एक मतलब प्यास लगती है कि हाँ मुझे भी एक किताब पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना सीखना चाहिए। ये प्यास मतलब बुझाता वही किताब जो उसमें चित्र हो, कम है, जस्ट एक एक लाइन, आप किसी भी एक एक लाइन में टेस्ट होता है और दो पन्ने में वो चित्र करना पड़ता है। वो चित्र की अपनी भाषा कहानी करने तो ये इधर हमारे जो ऑडियंस है वो मतलब चेंज हो गया कि बिल्कुल छोटे बच्चे जो कभी किताब घर पे तो कभी किताब की बातें तो बस कि खाना ही शायद कम मिलता हो, जी जी, लेकिन उसके मन में प्यास जगाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट की कुछ किताबें हैं जिसके अंदर केवल चित्र है, स्कूल बुक्स हैं, बलून, बस की सैर वगैरह, उसके अंदर 12-15 किताबें इसी किस्म की जिसके अंदर केवल चित्र है। और बच्चों को मैंने देखा है कि वो 10-10 बार उस किताब को उठाते हैं, वो अपनी कहानी बनाते रहते हैं उसमें, ठीक। और वो खुद ही यानी केवल चित्र देखे और अपने पेरेंट्स के साथ जो उनसे इंटरेक्ट कर रहा उसको अपनी कहानी बना के सुनाते रहते हैं कि भैया नीचे गिर गया और वो अस्पताल में भर्ती है, अगली बार होगा वो सो गया था तो उसको मुर्गे ने जगा दिया है ना, वो अपनी कहानी बताती रहती। तो चित्र भी अपने आप में एक संपूर्ण किताब है ना। तो अच्छा, एक जो चीज़ जिस पे हम लोग इस समय बड़ा पूरे देश में चर्चा है, जो अभी 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात कही कि प्राथमिक स्तर पर कम से कम मातृभाषा में शिक्षा जरूर दी जाए। और ये बात भी सही है कि जो प्राथमिक क्लास का बच्चा है, विशेष रूप से कक्षा 5 तक का, वो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है आनंद, वो अपनी पाठ्य पुस्तकों में नहीं तलाश पाता है। और इसीलिए इस समय सरकार दूरस्थ अंचल तक हर छोटे से छोटे स्कूल में इस किस्म की रंगीन किताबों को पहुंचा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी विशेष रूप से मातृभाषा में जब किताबें लिखने की बात आ रही है, तो इस यानी वो थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली वाला जो हिसाब है, उसमें ऐसे और कौन से अभी तक के विषय छूटे हैं जिनके ऊपर किताबों को आना है? मेरे ख्याल में एक तो ये मातृभाषा वाली बात बहुत अच्छी है। मैं एक रिसर्च भी पढ़ रही थी 2-4 साल पहले, जिसमें जो अभिमन्यु की कथा है वो उन लोगों ने उसको साबित किया। और बच्चे जो लेटेस्ट वो है कि बच्चे पैदा होते ही उस भाषा को बहुत समझते हैं। उसके गाने, अगर जो गाने उन्होंने माँ के गर्भ में सुने, अगर वो सुनाए जाए तो उसके सुन के रिएक्ट करते हैं। तो मातृभाषा अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसमें वो चीज़ मतलब अपने आसपास का ज्ञान तो जरूर ही मातृभाषा में मिलना चाहिए। अपने आसपास का, अपने पर्यावरण का, अपनी नदियों का, जल स्रोतों का, जो कि आप बाद में जाके किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेके सीखें, उससे बेहतर है कि जब आपकी आंखें खुले इस दुनिया में, जब बचपन से। और इसमें हमारे जो अब देखिए ना, घरेलू हमारी जो महिलाएं हैं, उनके सारे भित्तिक चित्र जो तमाम तरीके के अवसरों बनाती हैं, उसमें ये तमाम कथाएं चित्रों के माध्यम से, जो अभी हम कह रहे थे कि चित्र के माध्यम से वो तमाम कथाएं होती हैं। जो हमारी दादी नानी कहानियां सुनाती हैं, वो उसमें तमाम वो कथाएं होती हैं जो बच्चे को जीवन के तमाम उद्देश्यों को, और जो भी आगे बढ़ के उसे आगे जब वो बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नागरिक बनने का वो देंगे, वो संदेश उनमें छिपा रहता है। अलग से कोई नहीं कहता है कि बच्चा तुम पानी बचाना है तो ये करो, अरे पानी खराब मत करो, पानी देवता है, उसका कारण ही ये है कि भाई पानी खराब नहीं करना है। तो उस तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़रूर हो मातृभाषाओं में, जो बच्चे को आगे जाके उसके तमाम जीवन की उपयोगी जो चीज़ें हैं, उसको अच्छा नागरिक बनाने की चीज़ें हैं, जो अच्छा इंसान बनाने की बातें हैं, वो ज़रूर हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। उसको हम कहीं वो करते हैं। एक सेमिनार में मैं गई थी, वहाँ मुझे दिखाया किसी ने कि
बच्चों के नाम पर कौन सी किताबें खरीदी जा रही थी। तो वो उस तरह व्रत कथाएं और ये सब, वो व्रत कथाएं वगैरह होंगी किसी की अपनी जो लोकल वो चीज़ें हैं, लेकिन व्रत कथाएं बच्चों की कथाएं नहीं हो सकती हैं। तो उस तरह की चीज़ें, और बहुत ही जो अभी आपने बताया कि चित्रों के माध्यम से बच्चे अपनी कहानी कह लेते हैं। तो सोचिए कि अगर एक किताब में मात्र जल स्रोत, तीनों जल स्रोत पे आपका बहुत काम है पंडित जी, तो बच्चे क्या क्या कहानी कहेंगे, वो उन जल स्रोतों में क्या क्या चीजें निकालेंगे। हो सकता है वो पानी में किसी हाथी को ही पाल देंगे, पूरी दुनिया बसा देंगे, व्हेल और मगरमच्छ और मछलियों की जगह, क्या पता वो किसको उस दुनिया में बसा दें। तो ऐसी चीजें उनकी कल्पना शक्ति को जगाने के लिए जरूरी चीज़ है। क्योंकि जब इस प्रकार से मातृभाषा में दूरस्थ अंचलों की किताबें विकसित करने की बात आती है, तो आपके सामने भी चित्रों को लेकर एक चैलेंज खड़ा होता है। जरूरी तो नहीं है कि आप हर जगह को जाकर देखें, तो उन सब चीज़ों को आप कैसे तैयार करते हैं। जैसे कि आपके पास में यही एक कहानी थी, तो इसके अंदर एक उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अंचल की आपने एक स्टोरी को बनाया था, तो ये इनके परिवेश को आप किस तरीके से ढूंढते हैं? देखिए, कुछ तो एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि इसी एंगल से वो सोचना चाहिए कि बच्चों तक कभी मतलब वो बात पहुँचे। तो ये बात पहले ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में या बच्चों के मन में एक मतलब सिमिलरिटी आना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और वो उसको समझ सके। क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा इस महीने से पिछले महीने का जो मन की बात कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने उसके अंदर आह्वान किया था कि देश के बच्चे खुद लेखक बने। क्योंकि उनका कहना था कि अभी तक बहुत छोटी छोटी जगहों के अपने इतिहास है, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर है, अपने हीरोज़ हैं, वहाँ तक लेखक पहुँच नहीं पाए। या आज भी कोई बच्चा है वो ये सोच के अपना करियर नहीं बनाना चाहता कि मैं लेखक बनूंगा या मैं बच्चों की किताब का चित्रकार बनूंगा। तो इस उनकी अपील के बाद में नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक प्लान भी बनाया है कि हम बच्चों को बचपन से ही लेखक बनने के लिए बाकायदा प्रोफेशनल राइटर उनको ट्रेनिंग देंगे, 1 साल की 2 साल की उनके कैंप्स होंगे। तो एक इस काम को तैयार हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि जनरली हम लोग लेखक की बात करते हैं, लोग सोच लेते हैं कि बस लेखन करना यानी इतिहास में मोटी किताब लिखना, ये भी कोई काम भी है, ये भी है। तो यानी मैं आपसे चाहूँगा कि आप उन बच्चों को जो लेखक बनने की अपेक्षा कर रहे हैं, जो उम्मीद के साथ में इस ट्रेनिंग कैंप में आना चाह रहे हैं, उनको आप कैसे प्रेरित करें कि वो बच्चों के लिए जरूर लिखना शुरू करें। और बच्चों के लिए लिखना, बचकाना लिखना, बच्चों के लिए लिखना मतलब केवल पात्र बच्चा होने में क्या फ़र्क है? मैं तो सोचती हूँ कि आपकी ये बहुत अच्छी योजना है और इसे बहुत समर्थन मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि आपके साथ ही मैंने बहुत सारे स्टोरी टेलिंग सेशंस किए हैं। और आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह में खड़े होकर एक पंचतंत्र की या कथासरित सागर की या राजतरंगिणी की कहानी सुनाने लगूँ तो बच्चे बोर चिल्लाने लगते हैं, है ना, खड़े होकर। लेकिन अगर वही कथा मैं इस तरह कहती हूँ जैसे आप भी करते हैं कि भाई अच्छा तो ये बात थी, एक राजा था, वो एक जंगल में गया, वहाँ एक शेर दिखा, फिर क्या हुआ। अब वो यहाँ बैठा बच्चा, फिर क्या हुआ, उसके पीछे भागने लगता है, फिर क्या हुआ, शेर के पीछे भागेगा, उसकी कल्पना की उड़ान बढ़ने लगी, वो शेर के पीछे भाग रहा है, वो नदी के किनारे जा रहा है, उसको एक चिड़िया दिख गई, वहाँ एक फूल खिला था, वहाँ रास्ते में एक मगरमच्छ मिल गया। तो इस तरह की कहानी जब बच्चे आपके लिए लिखेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो तो कमाल करेंगे। क्योंकि बच्चों की कल्पना, जो आपने ही कहा कि वो चित्र बना दिए और उसमें एक भाई था वो गिर गया, ये हो गया, एक किताब के जरिए सैकड़ों बच्चे अपनी तरह की सैकड़ों कहानियां कह सकते हैं। तो ये तो आपकी योजना बहुत प्रभावशाली होगी और बच्चे इससे बहुत सीखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम ये बताएं कि बच्चे क्यों बच्चों के लिए लिखना शुरू करें। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जब जैसे लेखन की आमतौर बात करें, हम आपको लेखक तैयार करना है, तो कोई बड़ों की कविताएं लिखने लगता है, कोई भारत का इतिहास लिखने के तो प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन जैसे हिंदी में खासतौर पर समस्या है कि बहुत बड़े लेखक भी बच्चों के लिए लिखने में तैयार नहीं होते। सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप की बात है, जबकि मलयालम और बांग्ला में
जब तक बच्चों के लिए कोई न लिखे वो लेखन नहीं माना जाता है। तो बच्चा क्यों बच्चों के लिए लिखना शुरू करें, इसके लिए मैं चाहूँगा आप जरूर उनको कुछ संदेश दें। मुझे तो लगता है कि कनेक्टिविटी सबसे बड़ा मसला है ना। एक मान लीजिए एक रोशनी है और एक जोजफ है और एक अब्दुल है और एक मीता है, 4 बच्चे हैं। अगर वो 4 लिखेंगे तो चारों के अनुभव हो सकता है 40 के अनुभव, क्योंकि वो जब लिखेंगे किसी चीज को तो वो सिर्फ अपनी ही बात नहीं करेंगे, अपने आसपास परिवेश, उनके माता पिता, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके आसपास के पेड़ पौधे पक्षी, सब कुछ है ना, उनका स्कूल, उनके टीचर, उनकी किताबें, उनका बस्ते का बोझ जो भी है। तो वो शायद 4 बच्चे 40 की बातें कहेंगे, तो वो एक कितना बड़ा अनुभव होगा वो क्या। और वो जो 40 की, एक बच्चे ने 40 की बातें कही, दूसरा बच्चा उस 40 की बातें पढ़ेगा, वो एक बहुत बड़ा अनुभव। और बच्चों पर लिखा और सबसे बड़ा उनकी अपनी भाषा में और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी अभिव्यक्ति और अपने कैसे जो भाषा वो समझ सकते हैं, बस वही वो लिख सकते हैं। जो जानता है वही कह सकता है, जो आज का एक नारा है। तो बच्चों के संदर्भ में तो बहुत सच बैठता है कि वो जानते हैं, उनका अनुभव जो है, उनके अनुभव का जो क्षेत्र है वही लिखेंगे और उसे मैं जान सकूंगी, आप जान सकेंगे और उसके हिसाब से उनके लिए किताबें तैयार हो सकती हैं। और इसी से पता भी चलेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यूज कैसे होते हैं। ये होना चाहिए जरूर। ये हम तो लिखते गए हैं, लेकिन तो हमें तो पता नहीं चला, रिएक्शंस तो हमें नहीं मिल रहे, तो उसी से रिएक्शंस तो उसी से ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हो सकता है हम लोग नहीं लिख सकते, वो जो वो लिखेंगे, जो उनकी दुनिया के अनुभव है बहुत अलग है। तो पार्थसाराम, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे हम लोग पर, शायद ही दुनिया में मैंने कोई ऐसा बच्चा देखा होगा जिसको बचपन में चित्रकारी का शौक ना हो, कुछ भी बनाने का, बालू पे, मिट्टी पे, रेत पे, तो इवन गाड़ी के पीछे जब धूल मिट्टी होती है तो उसके ऊपर उंगलियों से पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। ये तो कॉमन चीज़ है। ये बच्चे जो अपनी कल्पनाशीलता है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं बच्चों की किताबों के चित्रांकन में करना जरूर शुरू करें। उसके लिए आपके क्या क्या सुझाव होंगे बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए और आर्ट टीचर? पहले तो ये है कि पूरी आज़ादी देनी चाहिए उनको। ऐसे नहीं है कि आप किसी मेले में जाओ क्या क्या हुआ, ऐसे नहीं कि आप जो मर्जी है लिखना शुरू कर दो। उनको सब्जेक्ट ही मत बताओ, सब्जेक्ट मत बताइए, उनको दे दीजिए। आपको क्या कुछ भी सब्जेक्ट पर आप लिखते जाइए, तभी देखेंगे आप उसे अपने आप कुछ ना कुछ निकल आएगा। और उसके अकॉर्डिंगली वो इलस्ट्रेशन भी बनाए, एग्जैक्टली, है ना, या अपनी कल्पना से चित्र बनाए। हाँ। तो आज हम लोगों ने बाल साहित्य को लेकर, चित्र और संपादन को लेकर जो चुनौतियाँ हैं इस पर जो विमर्श किया, यह नेशनल बुक ट्रस्ट का एक आगाज़ है। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो सामने बैठे हैं और जो अपने घरों में बैठ के कंप्यूटर पे और मोबाइल पे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सभी लोग हमको इस बारे में उनकी क्या सोच है, उनकी क्या धारणाएं हैं, उससे अवश्य अवगत कराएं, ताकि अकेले नेशनल बुक ट्रस्ट ही नहीं, अन्य प्रकाशक भी जो बच्चों के लिए किताबों में काम करते हैं, वो आपके आइडियाज़ के साथ में, आपके सुझावों के साथ में अपनी किताबों को बेहतर तरीके से बहुत सारी भाषाओं में देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए काम कर सकें। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए डॉक्टर क्षमा शर्मा जी और पार्थसेन गुप्ता का मैं नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से और सामने बैठे सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।